क्या पढ़ना है स्टैटिक जीके में बताओ। बोलो, फिर मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा। किसी के पास कोई टॉपिक हो जो मुझसे पढ़ना चाह रहा हो स्टैटिक जीके का, बताओ बताओ, जल्दी बोलो। अंकुश सर तो पढ़ाएंगे ही, अंकुश सर तो पढ़ाएंगे ही, बट मुझसे भी कुछ पढ़ना है तो बता दो स्टैटिक जीके में। बोलो भाई, कुछ हिस्ट्री में, कुछ पॉलिटी में, कुछ ज्योग्राफी में कोई चीज़ ना समझ में आती हो। क्या पढ़ा दें हिस्ट्री में? हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से कुछ पढ़ना है तो एक टॉपिक लिख लो, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सुनो देखो ये क्या है। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि 1918 में टर्की पे कौन रूल कर रहा था? खलीफा, ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर एक दिन से तो रूल कर नहीं रहा था। इंडिया में मुगल्स ने भी देखो लगभग 300 साल रूल किया, ब्रिटिशर्स ने भी लगभग 250 साल रूल किया। तो जब भी कोई स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी आती है तो वो तो ही करती है, ठीक। तो अब ऑटोमन एम्पायर, यहाँ पे क्रिश्चियंस हुआ करते थे, और यहाँ सऊदी अरेबिया के आसपास से क्या निकला था? इस्लाम। तो यूरोप में क्रॉस वर्सेस क्रिसेंट चलता था, क्रॉस वर्सेस इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। अब यहाँ पे वॉर हुआ करता था, वॉर से पहले भी ट्रेड चला करता था, ट्रेड तो हमेशा ही होगा, ठीक। इस वाले रूट पे जब सामान ले जाते थे जमीन से यूरोप में, तो उसको बोलते थे सिल्क रूट, क्योंकि चाइना में सिल्क होती थी और सिल्क यूरोप में डिमांड में थी। तो वो सिल्क इसी रूट से लेके जाते थे ज़मीन से। तो जो लैंड वाला रूट था, सब पे क्वेश्चन आता है, लैंड वाला जो रूट था, जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ये चाइनीज मेन लैंड को यूरोप से कनेक्ट कराता था पुराना टाइम पे, जो ट्रेड रूट, उसको क्या बोलते थे? सिल्क रूट। क्वेश्चन नंबर 1। सिल्क रूट जमीन से होता था। दूसरा ट्रेड होता था, यहां से अरब मर्चेंट्स आते थे, अरबिक लोग सामान खरीदते थे, अरब ले जाते थे, अरब से लेके वो यहाँ इटली में ले जाते थे, और इटली में आते थे कुछ मर्चेंट। इसलिए तुमने कहानी सुनी होगी मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस कहाँ थी? इटली में। तो मर्चेंट व्यापारी होता है। तो जो यूरोप में व्यापार करना होता था तो वो क्या करते थे? देखो दो रूट बताए। एक रूट तुमको मैंने बताया जो लैंड से था, यूरोप को एशिया से कनेक्ट कर रहा था, क्या नाम था? सिल्क रूट, ठीक। दूसरा रूट क्या बताया? जो अरब मर्चेंट्स थे वो इंडिया से सामान ले जाते थे, और इंडिया से वापस कहाँ ले जाते थे? अरब। अरब से कहाँ ले जाते थे? इटली। और इटली में यूरोपियन आते थे, यूरोपियन ट्रेडर्स सामान खरीदते थे और पूरे यूरोप में बेच देते थे। समझ में आया? ठीक। अब जब अरब से इटली ले जाना है तो बीच में क्या पड़ेगा? टर्की। और 1453 में, मतलब 1453 से पहले व्यापार ऐसे चलता था, ये मत समझो व्यापार नहीं चल रहा था, व्यापार चलता था और इंडिया प्रॉफिट में होता था, तभी तो सोने की चिड़िया थी। प्रॉफिट में क्यों होता था? क्योंकि हमें ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं था जो यूरोप के पास हो, बट यूरोप को हमसे चाहिए होता था सिल्क, हमारे यहाँ का पेपर, काली मिर्च, क्लोव। अब क्योंकि तुम देखो जब वहाँ पे यूरोप में क्या खाते थे? मीट। और मीट को प्रिजर्व करने के लिए क्या चाहिए? स्पाइसेस।
अचार तभी तो ख़राब नहीं होता, उसमें मसाले पड़े होते हैं। तो मीट, उस समय फ्रिज तो थी नहीं। तो अब 8 महीने गर्मी नॉर्मल है, 4 महीने बर्फ़ है, तो 4 महीने के लिए मीट प्रिजर्व करनी है। मीट प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस चाहिए। स्पाइसेस इक्वेटोरियल रीजन में होते हैं। इक्वेटोरियल रीजन मतलब जहाँ पे धूप पड़ती हो। धूप कहाँ पड़ती है? इंडिया इंडोनेशिया वाले रीजन में, यहाँ पे। तो अब इनको क्या चाहिए थे? स्पाइसेस। स्पाइसेस की ट्रेड होती थी। अरब मर्चेंट्स यही स्पाइसेस केरला वगैरह से ले जाते थे। अब 1453 में ऑटोमन एम्पायर जीत जाता है। और ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे इटालियंस के लिए रोक लगा देता है। बहुत हिस्ट्री में जाओगे तो पता चलेगा, वो बोलते थे कि तुम कन्वर्ट करो, नहीं तो ट्रेड नहीं करने दूंगा। तो कुछ माने कुछ नहीं माने, ये प्रॉब्लम आ गई। तो 1453 में ट्रेड गया रुक। ट्रेड रुक गया, या फिर वो ट्रेड किसके थ्रू होने लगा? अरब मर्चेंट्स के। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एलिमिनेट, यूरोप का व्यापारी एलिमिनेट हो गया। अब जब यूरोपियंस एलिमिनेट हो गए, अच्छा फिर दूसरी प्रॉब्लम ये भी आती थी। अब जैसे यूरोपियंस, लिकर चाहिए यूरोपियंस को, क्रिश्चियंस में तो अलाउड है, पर इस्लाम, अरब मर्चेंट्स इसमें ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इस्लाम में प्रोहिबिटेड था, और उस टाइम तो और कट्टर था चीज़ें। तो अब इन लोगों में प्रॉब्लम होने लगी। 1453 से ये ट्रेड भी रुक गया, और जो ट्रेड होता था तो अरब मर्चेंट्स के थ्रू होता था, तो प्रॉफिट भी कम हो गए। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट कौन ले जाने लगा? अरब मर्चेंट्स। अब ये अपने राजा लोगों के पास पहुंचे। मर्चेंट्स भी तो एक तरीके की क्या है? प्रजा। मर्चेंट्स भी तो एक तरीके की प्रजा है ना। लोग अपने किंग्स के पास पहुंचे, और उस टाइम पे, इस टाइम के आसपास दो सुपर पावर्स होती थी। हर समय चेंज होती है। आज यूएस चाइना है, आज से 100 साल पहले ब्रिटेन और फ्रांस थे। समय तो बदलता है। तो उस टाइम पे यूरोप में दो पावर्स थी, क्योंकि इनकी नेवी बहुत, नेवी मतलब पानी में जो जा सके, क्योंकि छोटी छोटी कंट्रीज हैं, और आसपास में तुम देखो यूरोप के पानी ही होता है। तो जो नेवी पे रूल करता था वही रूल करता था। दो कंट्रीज थी, एक थी पोर्चुगल और एक थी स्पेन। स्पेन और पोर्चुगल के राजा लोगों के पास वहाँ के यूरोपियन मर्चेंट्स पहुँचे, और उन्होंने कहा कि सर हम तो बहुत परेशान हैं, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, और अरब मर्चेंट्स अपने मन मुताबिक रेट रखते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। तो पोर्चुगल, फिर क्या होता है, ये दोनों उस टाइम पे पोप के पास जाते हैं। पोप समझते हो? जैसे खलीफा मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में पोप। तो ये उस टाइम की बात हो रही जब रिलीजन बहुत डोमिनेट करता था समाज में। पोप 1492 में या 1488 का टाइम था, ऐसा कोई टाइम है। इसमें पोप कहते हैं कि देखो पोर्चुगल, देखो स्पेन, यहाँ हो, लड़ाई मत करो आपस में, हम दोनों का घाटा होता है। मैं दुनिया को बांट देता हूँ वेस्ट में और ईस्ट में। ईस्ट साइड पोर्चुगल जाना, वेस्ट साइड स्पेन जाना, दोनों आपस में लड़ना मत। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? इसको ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास कहते हैं, वो याद नहीं करना है, ट्रीटी का बस कुछ नाम है। ट्रीटी, पोप ये है कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये। ठीक। अब तुम देखो, अब यहाँ से 1488 में ये चीज़ हुई, 1453 से ट्रेड बंद है। अब कोशिश तो चल रही है ना। एक आंसर और, क्वेश्चन और पूछता है, पोर्चुगल का कौन सा राजा था जो सबसे ज़्यादा इसमें एक्साइटेड रहता था कि जाओ बाहर, ढूंढ ढूंढ के आओ, मैं पैसे दूंगा? उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। वो इस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड रहता था कि राजा के नाम के ही आगे नेविगेटर नाम लगा दिया गया। ट्रिप बहुत स्पॉन्सर करता था। जब तुम बस उसको ये बोलो कि नई जगह जाना है सर मुझको, क्योंकि रिस्की होता था ना उस टाइम पे। 600-500 साल पहले की बात है, ना फोन्स है ना कुछ है, ना टेक्नोलॉजी है, तो लोग जाते थे तो ये खूब स्पॉन्सर करता था। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, 1453 में ये ट्रेड रुका था, ऑटोमन रूल करने आए थे। 1488 में ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास होगी, दोनों में डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए तुम देखोगे 1492 में स्पेन का एक सेलर था,
वो पहुंचता है इंडिया की खोज करने और पहुंच जाता है एक ज़मीन पे जहाँ देखता है कि इंडिया के जैसे लोग दिख रहे हैं, है ना। और वो जब पहुंचता है तो उसको पता चलता है ये इंडिया तो है ही नहीं, इंडिया तो ईस्ट में था कहीं। तो वो वहाँ जिस जगह का नाम पहुंचा वो थी वेस्ट इंडीज़। इसीलिए लोग कहते हैं कि कोलंबस नाम का जो बंदा था वो कहाँ से था, स्पेन से। ढूंढने क्या निकला था, इंडिया। ढूंढ क्या लिया, यूएस। इसीलिए कहते हैं यूएस को ढूंढा किसने, कोलंबस। ये भी क्वेश्चन आता है। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का। स्पेन को कहाँ जाना था, वेस्ट में। इसलिए तुम देखो यूएस यहाँ पे है और यूरोप यहाँ पे, पोर्चुगल और स्पेन है। इंडिया कहीं यहाँ पे है। समझ आया। अब देखो ये क्वेश्चंस हैं, नोट करते रहना। अब देखो ये है यूरोप। अब एक क्वेश्चन और कहाँ से आता है, देखो हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ सकते हो। अब यहाँ से भाई पोर्चुगल को भी तो बोला था ईस्ट में जाओ, जैसे वो स्पेन से आ गया, कोलंबस वहाँ चला गया। पोर्चुगल का एक बंदा हुआ बार्थो मोलो डियाज, ये क्या ढूंढने निकला था, इंडिया। इंडिया में समझ रहे हो क्यों जा रहे हैं, स्पाइसेस ढूंढने, व्यापार करना है। और कोई मोटिव नहीं था उनका कि रूल करेंगे, स्लेव बनाएंगे, कुछ नहीं, प्रॉफिट। प्रॉफिट ढूंढते आए, प्रॉफिट ढूंढते 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 कब्जा कर लिया। समझ में आ रहा है। मतलब तुम कहीं पे गए, तुमने सोचा मैं उसमें से 10 20 50 रुपए का कमीशन निकालूंगा। जाते रहे तुम वहां पे इतना स्ट्रांग हो गए, इतना समझ गए कि वो बिजनेस ही तुमने हड़प लिया। बस वही चीज़ हुई। ये कोई भी हड़पने नहीं आए थे, ना ये रूल करने आए थे, ये बस बिजनेस करने आए थे। धीरे धीरे सिचुएशंस ऐसी बनेंगी, हम आपस में इतना लड़ेंगे कि ये रूल करने लग जाएंगे। और ये रूल भी तब क्यों करेंगे, प्रॉफिट बनाने के लिए। अगर मैं तुमको यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दूँ तो तुम्हारा रातों रात बिजनेस नहीं बढ़ जाएगा। एक आदमी तो फेमस भी है कि मोदी जी की हेल्प है उनको, सेकंड रिचेस्ट इंडियन। पॉलिटी इज द मदर ऑफ इकोनॉमी। सरकार का हाथ जिस पे होता है वो पैसे अपने आप कमाता है। अब सुनो, बार्थोमोलो डियाज नाम का इंसान पहुंचा कहाँ, क्या ढूंढने निकला था, इंडिया। अब डरो नहीं। ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेड विंड्स। जो यहाँ जैसे विंड्स चलती है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। अब हम ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे है पानी, यहाँ पे क्या है, ओशियन है, तेज हवाएं चलती हैं। अब पानी है उस पर तेज हवाएं चलाओगे तो आवाज होगी, है ना। इसीलिए जो यहाँ पे विंड चलती हैं उनको बोलते हैं श्रीकिंग सिक्सटीज, क्योंकि 60 डिग्री पे है ये। इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। इंडिया से 23.5 डिग्री पास होता है, इक्वेटर 0 पे है, तो कोई 60 डिग्री भी होगा। 60 डिग्री 40 डिग्री, ये जो नीचे है यहाँ पे ज़मीन है नहीं, तो पानी है, हवा बहुत तेज चलती है और उस वजह से बहुत आवाज़ें होती हैं। इन हवाओं को बोलते हैं श्रीकिंग सिक्सटीज, रोरिंग फोर्टीज। उस तरीके से आवाज़ आती कि कोई रोर कर रहा है, कोई चीख रहा है। तो जो सेलर होते थे वो डरते थे उन आवाज़ों से। बार्थोमोलो डियाज पहला ऐसा सेलर हुआ जो डरा नहीं और वहाँ से चलता आया, चलता आया, चलता आया, वो यहाँ पहुँचा। जब वो यहाँ पहुँचा तो उसको पता चला यार मैं अभी इंडिया नहीं पहुँचा हूँ। पर वो यहाँ पे से वापस जाने का उसके पास रिसोर्स नहीं था, लोग नहीं थे। तो वो यहाँ से लौट गया, लेकिन उसको ये पता चल गया कि यहीं के बाद इंडिया है, आसी पास इंडिया है, क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस देखे। सुनते जाना। और इसीलिए वो इस जगह का नाम रख के गया केप ऑफ गुड होप। मतलब मेरी होप थी कि मैं इंडिया ढूंढूंगा पर नहीं मिला, बट मेरे को एक पॉजिटिव अटेंशन वो मिल गया, पॉजिटिव एक सिग्नल कि आई एम समवेयर क्लोज टू इंडिया। इस जगह का नाम रखा गया केप ऑफ गुड होप। पूछता है क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप पे सबसे पहले कौन गया, तो बार्थोमोलो डियाज। ठीक। बार्थोमोलो डियाज वापस कहाँ गया, पोर्चुगल। उसने वहाँ पे लोगों को बताया कि देखो यार मैं इंडिया के बहुत नज़दीक था
और एक केप ऑफ गुड होप नाम की जगह है, वहाँ से लौट आया हूँ। तो अब वहाँ के जो सेलर थे और एक्साइटेड हो गए। ये हुआ 1494 के आसपास। तो यहाँ के लोग हो गए एक्साइटेड। उसी एक्साइटेड लोगों में एक बंदा था वास्को डिगामा। 1498 में हेनरी द नेविगेटर से परमिशन लेता है और कहता है मैं जाऊँगा। और ये बंदा यहाँ से निकलता है वापस यहाँ तक, तो पता ही था आना है, कैसे पहुँच गया यहाँ पे। इस बार उसको एक आदमी मिलेगा, ये भी इस इंसान का भी नाम पूछता है। इस बार उसको यहाँ पे एक इंसान मिलेगा जिसका नाम होगा अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद कौन था? अब्दुल मजीद गुजरात का एक बिजनेसमैन था। बिजनेस करने कहाँ गया हुआ था? साउथ अफ्रीका। दोनों वहाँ मिलते हैं। वास्को डिगामा क्या कहता है कि अब्दुल मजीद मुझे भी इंडिया से क्या करना है, बिजनेस। अब उस टाइम पे समझो, उस टाइम पे अब्दुल मजीद को थोड़ी पता है रूल करेगा आके, बिजनेसमैन है। बता दिया कि तुमको भी इतना दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, वो भी लेके चला गया। उसने बोला ठीक है चलो चलो, मैं तुमको लेके चलूंगा इंडिया। क्वेश्चन ये पूछता है कौन मिला था? अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद किसको अपने साथ लेके गया? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा को लेके सबसे पहले पहुंचा इंडिया में एक जगह जिसका नाम है कैलीकट, ये भी पूछता है। और 1498 में 6-8 महीने चलने के बाद वास्को डिगामा कहाँ लैंड करता है? इंडिया। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है कि जब वो इंडिया पहुँचता है तो सबसे पहले किस राजा से मिलने जाता है और किस राजा के साथ ट्रेड करता है? तो उसका नाम था जैमोरिन। जैमोरिन कोई नाम नहीं है, जैमोरिन एक पोस्ट है। कोची का जो राजा होता था उसको जैमोरिन बोलते थे। तो उस टाइम पे जैमोरिन मिला किसको? वास्को डिगामा को। और ऐसा बताते हैं जैमोरिन ने बहुत मजाक वजाक भी बनाया था इसका, वास्को डिगामा का, क्योंकि इंडिया के राजा अमीर हुआ करते थे। मैंने अभी तुमको बताया, अगर मुझे, तुम और मैं दो साथ में रहते हैं, तुमको मुझसे हर चीज़ चाहिए, तो अमीर कौन हो जाएगा? मैं। इंडिया को यूरोप से कुछ चाहिए ही नहीं होता था, लेकिन यूरोपियंस को इंडिया की चीज़ें चाहिए होती थी। तो बदले में सोना सिक्का दे के जाओगे ना, सोना चांदी। तो इंडिया के पास सोना चांदी इसीलिए इतना सारा था, हम ट्रेड सरप्लस थे। मतलब हमारा घाटे में नहीं होता था ट्रेड, हम हमेशा पॉजिटिव में रहते थे, हम हमेशा ज़्यादा बेचते थे, खरीदते कम थे। अब तो ऑयल पेट्रोल सब खरीदते हैं, अब तो हम ट्रेड डेफिसिट है। इंडिया अगर टोटल व्यापार देखोगे इंडिया का, तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट है, हमेशा हम घाटे में ही चलते हैं। कैलीकट में उसे कौन मिलता है? जैमोरिन, है ना। कैलीकट में कौन मिलता है? जैमोरिन। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या आता है। अब बस इसी पेज में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस खत्म। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऑटोमन एम्पायर कब फॉल किया? 1453। समझ गए क्यों? बताया अभी पूरा। फिर 1488 में होती है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, पोर्चुगल और फ्रांस में बांट देता है। 1492 में कोलंबस डिस्कवर करता है किसको? यूएसए को। 1498 में कौन आता है इंडिया? वास्को डे गामा। किसकी हेल्प से आता है? अब्दुल मजीद। किससे मिलता है? जैमोरिन। कौन सी सिटी में आता है? कोची। समझ में आया? जब ये सब हो जाता है तो वास्को डेगामा जब वापस यूरोप जाता है तो 60 टाइम्स प्रॉफिट बनाता है। ये बात लिखी हुई है बुक्स के अंदर। मतलब उसका जो पूरा खर्चा था वॉयज का वो कितना था? 10 रुपए, और उसने प्रॉफिट कितना बनाया? 600। पूरे यूरोप में बात फैल जाती है। 60 गुना मुनाफा बहुत होता है। 1 लाख लगाया 60 लाख बन गए, 1 करोड़ लगाया 60 करोड़ बन गए। अब पूरी यूरोप में बात फैल चुकी थी कि वास्को डिगामा तो बहुत प्रॉफिट बना के आया है भाई। वास्को डिगामा 1502 में फिर इंडिया आता है। 1502 में फिर आता है। एक दो बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि वास्को डिगामा इंडिया कितनी बार आया। आया वो टोटल 3 बार। एक बार आया 1524 में। इंडिया वास्को डिगामा कितनी बार आया? 3 बार। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब पोर्चुगीज की ये सक्सेस देखता है कौन? बाकी पूरा यूरोप।
अब पूरे यूरोप में होड़ मच जाती है कहाँ जाने की, इंडिया। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि यूरोपियन पावर्स इंडिया में किस सीक्वेंस से आए थे, याद रखो ऐसे। सबसे पहले आए थे, फिर आए थे डच, डच मतलब नीदरलैंड, नीदरलैंड मतलब हॉलैंड, ठीक। डच के बाद आए थे इंग्लिश, इंग्लिश के बाद आए थे फ्रेंच, ये क्वेश्चन पूछा भी था। PDEF, सबसे पहले आए पोर्चुगीज, फिर आए डच, फिर आए इंग्लिश, फिर आए फ्रेंच। पोर्चुगीज सबसे पहले आएंगे भी और सबसे लास्ट में जाएंगे भी। 1961 में इन्होंने गोवा छोड़ा है। सबसे पहले आया कौन और सबसे लास्ट में कौन जाएगा, कब जाएंगे, 1961। कहाँ पे रह रहे थे, गोवा में। समझ में आया। अब देखो, जब इधर 1498 के आसपास वास्को डिगामा आ रहा था तो पूरे यूरोप में बात फैल रही थी, और PDEF नाम के सीक्वेंस से ये लोग आए भी, है ना, पक्का। अब बात क्या एक दिन में फैलेगी, उस टाइम तो फोन भी नहीं है, 150 साल लगेंगे, है ना। तो 31 दिसंबर और 1600 का टाइम था, 31 दिसंबर 1600, क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन ली जाती है, ब्रिटेन की क्वीन थी, और एक कंपनी बनाई जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कोई गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, प्राइवेट 200 लोग आते हैं, 200 शेयर होल्डर, और कहते हैं अब हम ट्रेड करेंगे किससे, इंडिया से। अब ट्रेड करने का असली बेनिफिट कब होता है, जब मोनोपोली हो, जब मोनोपोली हो, मोनोपोली मतलब सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है, पक्का। तो अब ये 200 शेयर होल्डर्स में एक बात और बोली जाती है कि शायद, ये पेपर पे नहीं लिखा है, बुक में लिखा हुआ है, बिपिन चंद्रा अपनी बुक में लिखते हैं कि ये जो क्वीन एलिजाबेथ थी ये उन 200 में से एक थी। रिकॉर्ड में नहीं बोला जा सकता, ये वैसी बात हो गई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी कंपनी में शेयर होल्डर है, लेकिन बुक में लिखा है, बिपिन चंद्रा बोलते हैं। इसीलिए क्वीन एलिजाबेथ 15 साल की परमिशन दे देगी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कह देगी कि अगले 15 साल कोई, मैं कंपनी को राइट नहीं दूंगी इंडिया से ट्रेड करने का, तुम अकेले ट्रेडिंग करो। समझ में आया। ये सब पूछता है, 200 शेयर होल्डर, 15 ईयर्स की मोनोपोली। अब ये मोनोपोली मिल गई किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, दी किसने, क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक। अब देखो, ये 1600 की बात हो रही है, वास्को डिगामा 1498 में आया है, 100 साल बाद ये चीज़ हो पा रही है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि यार ये बताओ, दुनिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ से आया। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, एक कंपनी होती है कि मैंने इसमें 1 करोड़ रुपए लगाए, 100% मालिक बना हुआ हूँ, मान लो। एक कंपनी होती है कि भाई 5 लाख तुमने लगाए, 5 तुमने लगाए, 5 तुमने लगाए, 5 तुमने लगाए, सब 25-25% मालिक हैं। अब ये तो छोटी कंपनी हो गई, 4 लोग 5 लोग। जॉइंट स्टॉक मतलब मैंने 100-200 लोगों में हिस्से बांट दिए कि ये 2-2 लाख रुपए सब लोग लाओ, और सबको बनाता हूँ 2-2 1-1% का मालिक, बहुत सारे शेयर होल्डर जिस कंपनी में। ये क्यों बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि मैंने अभी तुमको क्या बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, 200 मालिक थे उसके। दुनिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी का कॉन्सेप्ट लेके कौन आया था सबसे पहले, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। समझे कौन, डच। पोर्चुगीज के बाद कौन आए थे, डच, इंग्लिश बाद में आए हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया में जॉइंट स्टॉक, दुनिया में अब तुम सारी कंपनीज देखो, सब जॉइंट स्टॉक ही तो होती हैं। इतना कैपिटल कहाँ होता है कि एक आदमी का लगा होगा। देखो, अगर कंपनी में एक मालिक हो, वन ओनर, तो वो होती है प्रोप्राइटरशिप। अगर एक, दो से ज़्यादा ओनर हो और 50 तक ओनर हो, 2 to 50, तो होती है प्राइवेट लिमिटेड। और अगर 50+ ओनर्स हो तो होती है लिमिटेड कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी,
लिमिटेड। से कभी भी कोई कंपनी देखो देखो तुरंत चेक किया करो प्राइवेट लिमिटेड है कि लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब 50 से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। जितनी सीमेंट की कंपनी है सब ऑलमोस्ट लिमिटेड होती हैं। टाटा लिमिटेड है। अरे कितने सारे शेयर होल्डर्स ने पैसा लगा रखा है। अब जोमेटो लिमिटेड है। यहीं से आईपीओ समझ लो, इसको यहीं रोकना। अभी हम इस पे वापस आएंगे। हमने कहाँ स्टोरी छोड़ी है? क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दे रखी ईस्ट इंडिया कंपनी को, कितने साल की? 15 साल की। अब देखो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो, आईपीओ। ये भी पूछता है। मैंने तुमको क्या बताया? ईस्ट इंडिया कंपनी एक कैसी कंपनी थी? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जिसमें कितने शेयर होल्डर्स थे? दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? यही तो बताया। अब देखो आईपीओ क्या होता है आज के समय से समझो। मैंने एक कंपनी बनाई 1 लाख रुपए की और मैं 100% मालिक था, ठीक। फिर मैंने बोला यार इसमें से मैं 50,000 रुपए की कंपनी बेच रहा हूँ और 10-10 एक शेयर बेच रहा हूँ 1,000 रुपए का। तो मैं कितने लोगों को 1-1 हज़ार के बेच सकता हूँ? 50 लोगों को। नहीं समझे? समझ गए? तो अब इस कंपनी के मालिक कितने हो गए? 51, मैं भी तो हूँ। तो ये जो 1,000 रुपए का शेयर मैंने बेचा, इसी को कहते हैं जब कंपनी जाके बेचती है। तो इंडिया में दो ऐसे मार्केट हैं जहाँ तुम बेचने जा सकते हो और हर आदमी नहीं जा सकता। ये नहीं कि मैं भी चला गया कोई भी चला गया। कुछ क्राइटेरिया होते हैं वो फुलफिल करने पड़ते हैं। अगर दिल्ली में बेचना है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे में बेचना है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे आप अपनी कंपनी लिस्ट कराते हो, फिर कंपनी अपना शेयर जारी करती है कि इतने रुपए में मैं शेयर दूंगी। कि मान लो जैसे 1 लाख की कंपनी की वर्थ है, तो मैंने कह दिया इसमें 1,000 रुपए का एक शेयर है। तुम 5 शेयर ले गए, तुम 5% मालिक, 5,000 रुपये दे जाओ। कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं, कंपनी उससे प्रोडक्शन बढ़ाती है, तुम ओनर बन जाते हो। इसी प्रोसेस को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एलिट में पूछा हुआ है, जब कंपनी पहली बार ये करती है। आईपीओ आ गया, आईपीओ आ गया, आईपीओ आ गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब आम आदमी पैसा लगा दे कंपनी में तो उसका आईपीओ आ गया। समझ में आया? पक्का? एफपीओ क्या होता होगा? ये इनिशियल पब्लिक ऑफर है। फाइनल क्या हो सकता है? जब हमने तुमको डायरेक्ट बेचा तो आईपीओ। अब तुम आपस में एक दूसरे को बेचने लगे तो एफपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फाइनल पब्लिक ऑफरिंग। आपस में बेचो। आपस में बेचोगे ना, शेयर बेचते हैं लोग। तुमने 1,000 रुपये में हमसे शेयर खरीदा, शाम को इसको लगने लगा हमारी कंपनी बहुत तेज चलेगी, इसने तुमसे 1,200 में खरीद लिया। तुमको 200 रुपये का मुनाफा हो गया, इसने 1,200 का इसलिए खरीद लिया कि इसको पता है 2 दिन बाद ये 1,500 का बेचूंगा। समझ में आया? आईपीओ एफपीओ समझ में आया? बोलो। पक्का? उस दिन एफआईआई बताया था। एफआईआई, एफआईआई ये बताया था जब बाहर से पैसा आता है, अगर बाहर से कोई पैसा लगा रहा है किसी कंपनी में, और अगर वो पैसा टेंजिबल चीज़ों में लगा रहा है, जैसे फैक्ट्री खरीद रहा है, चेयर खरीद रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लैंड खरीद रहा है, तो उस पैसे को बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और जब बाहर से कोई आ रहा है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है, आईपीओ में शेयर्स खरीद ले रहा है, उस पैसे को बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि ये पैसा जिस तरीके से लाया है उसी स्पीड से वापस भी ले जा सकते हो, बिकॉज मनी इज द मनी इन्वॉल्व इन शेयर मार्केट है। स्टैटिक जीके यही तो होती है, और क्या स्टैटिक जीके होती है? सुन सुन लिया? हमने क्या क्या पढ़ लिया? एफपीओ, आईपीओ, एफआईआई, डीआई, और हम्म अब वापस चलते हैं किस पे? हिस्ट्री पे। समझ में आया? जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन सी थी दुनिया की पहली?
डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने थे? 200 शेयर होल्डर्स। परमिशन किसने दी थी? हाँ, एलिजाबेथ। आप देखो, जब ब्रिटिश आएंगे, ब्रिटिश ने 1600 में अपनी कंपनी बनाई थी, 31 दिसंबर 1600। तो ब्रिटेन से जो पहला आदमी आया था वो आया था 1608 में। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, उसका नाम था थॉमस रो। क्वेश्चन पूछा हुआ है थॉमस रो। थॉमस रो कहाँ पे आया था? अरे 1600 में कंपनी बनाई। 16 है, बोरिंग है, ऐसे ही होता है हिस्ट्री। 1600 में कंपनी बनाई। 1608 में पहला इंसान जो ब्रिटेन से आया था ट्रेडिंग राइट्स लेने लेने कि मुझे ट्रेड करना है, जो वास्को डे गामा उससे ले गया था, जैमोरिन से। राइट लोगे ना ट्रेडिंग का, कि आगे करोगे ट्रेड, परमिशन लोगे राजा से। तो जब वो आया था, उस बंदे का नाम क्या था? थॉमस रो। थॉमस रो, थॉमस रो जब ये आया तो ये किसकी कोर्ट में आया? जहांगीर। थॉमस रो और विलियम हॉकिंस लिख लो, ये दो पे ही पूछता है। विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस और थॉमस रो 1600 कब आए? 8 में। किससे मिलने आए? जहांगीर से। जहांगीर उस टाइम कहाँ बैठा था? आगरा में। उस टाइम का मुगल कौन था? जहांगीर। जहांगीर कौन है? अकबर का बाप की बेटा? बेटा। अब देखो, जब ये यहाँ पे आएंगे जहांगीर के पास, अब ये देखो तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन तुमको मैं दिखाता हूँ इंडियंस कितने बेवकूफ़ होते हैं। लोग पूछते हैं थॉमस रो, विलियम हॉकिंस आए तो जहांगीर ने राइट क्यों दे दिया ट्रेडिंग का? तो बुक में लिखा है इरफान हबीब और इन सब की, मैं खुद से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हिस्ट्री है, मैं खुद से कैसे बोलूँगा। उनकी किताब में लिखा है जहांगीर पेंटिंग में बहुत अच्छा था। स्ट्रैटेजी के में क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि कौन सा मुगल रूलर पेंटिंग का कनोजर था, मतलब पेंटिंग में बहुत बिलीव करता था। तो पेंटिंग पे खूब खर्चा करता था जहांगीर। उस टाइम यही होती थी पेंटिंग वेंटिंग आर्ट का फॉर्म। तो थॉमस रो आया। थॉमस रो ने पता किया कि जहांगीर का क्या वीकनेस है, तो बोला गया कि पेंटिंग वीकनेस है। तो ये खुद से एक पेंटिंग बना के लाया, मतलब इसने बनवाई और इसने गिफ्ट की कि देखिए सर मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। और इसको ना पर्शियन लैंग्वेज आती थी। उस टाइम पे मुगल कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज चलती थी? ये ऐसे ही पढ़ते हैं स्ट्रैटेजी के। कौन सी लैंग्वेज चलती थी? पर्शियन। तो ये पर्शियन बढ़िया बोलता था। ये आया, इसने बोला यार सर ट्रेडिंग करना है, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाया हूँ। तो उसने बोला क्या गिफ्ट लाए हो? तो अब उस टाइम का मुगल रूलर, उसको सोने जवेरात में तो खरीद नहीं पाओगे। इसने पेंटिंग दिखाई। उसने कहा अरे यार इतनी ख़राब पेंटिंग है, तुम मेरी पेंटिंग्स देखो। तो इसने देखी, और जहांगीर पेंटिंग में बहुत शौकीन था, को पेंटिंग अच्छी लगी थी। अब इसको पता था, इसने, जहांगीर ने बोला शाम को आप आइएगा और आपने जो पेंटिंग बनाई है मैं वैसी पेंटिंग बना दूंगा। खुश हो गया, राजा था। तो ये शाम को पहुंचा और इसने, जहांगीर ने दो पेंटिंग रख दी इसके सामने। जहांगीर ने पूछा कि बताओ, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ये सच के किससे हैं? कहता बताओ कौन सी मेरी है। तो इसको पता था कि कौन सी पेंटिंग असली है कौन सी नकली। बट इसने जान के, ये अपनी बुक में बोलता है, इसने जान के जहांगीर को बोला कि सर उल्टा बता दिया। मतलब इसने अपनी पेंटिंग वो बता दी जो जहांगीर ने बनाई थी। जहांगीर खुश हो गया। जहांगीर बोला अरे वाह, देखो आप पहचान नहीं पाए। अब इसको मालूम था कि कैसे काम निकालना है। इसने बोला ठीक है। तो जहांगीर इस बात से खुश हो गया इसकी, और जहांगीर ने कह दिया ठीक है, तुम भी अपनी फैक्ट्री बना लो। अब देखो, फैक्ट्री का मतलब वो मत समझना जो आज के समय समझते हो, क्योंकि फैक्ट्री जो तुम आज समझ रहे हो वो तो स्टीम इंजन बनने के बाद बनेगी। पावर लूम बनेगा जब। और स्टीम इंजन तो 1700 1800 में बनेगा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। और मैं किस्सा तो तुमको 1600 का सुना रहा हूँ। तो फैक्ट्री का मतलब ये भी पूछता है देखो एग्जाम में, फैक्ट्री का मतलब वो फैक्ट्री नहीं थी जो हम आज समझते हैं। फैक्ट्री का मतलब ये होता था, ये यूरोपियन पावर्स
कहीं कहीं जहाँ पे भी पोर्ट होते थे वहाँ पे अपने किले बना लेते थे। उन किले में इनके लोग रहते थे, किले मतलब फोर्ट्स, फोर्ट्स बनाते थे। उन फोर्ट्स में इनके लोग रहते थे, उसमें इनका सामान रखा रहता था और उसी से वो सामान निकालते बेचते थे। मतलब यहाँ से आए इंग्लैंड से, सूरत में अपना सामान खाली किया, भरा और लेके चले गए। उस बीच इनके जो यहाँ लोकल्स रहते थे वो यहाँ से खरीदारी करते रहते थे। समझ रहे हो? वो थी फैक्ट्री। और जो फैक्ट्री में लोग रहते थे उनको बोलते थे फैक्टर्स। ये वो वाली फैक्ट्री नहीं है, समझ गया? फैक्ट्री मतलब गोदाम, एक टाइप का गोदाम, गोडाउन था। समझ में आ रहा है? पक्का? फैक्ट्री में रहने वाले लोग फैक्टर्स। अब जहांगीर किससे खुश हो गया है? थॉमस रो से। तो जहांगीर इसको बोलता है यार देखो परमिशन कहाँ की चाहिए बताओ। तो थॉमस रो कहता है सर सूरत की दे दो। सूरत ट्रेडिंग होती थी वहाँ से सारी, आज भी होती डायमंड वायमंड की ट्रेडिंग सूरत से। इसने बोला सर सूरत की दे दो। तो जहांगीर ने बोला दे तो दूंगा। अब देखो मैंने क्या बोला, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जहांगीर को भी फायदा था। जहांगीर परेशान था किससे? पोर्चुगीज से थोड़ा बहुत, क्योंकि पोर्चुगीज यहाँ पे लोकल्स को क्रिश्चियंस बनाने में रहते थे। पोर्चुगीज अभी हारेंगे भी इसीलिए, क्योंकि वो क्या करेंगे, रिलीजन में इंटरफेयर करने लगेंगे। और यहाँ पे पायरेसी वगैरह भी करते थे पोर्चुगीज, लूट लेते थे शिप विप। तो जहांगीर यहाँ परेशान भी था। तो जहांगीर ने सोचा चलो ऐसा करते हैं, ये पोर्चुगीज के अगेंस्ट ब्रिटिश खड़ा कर देते हैं। कहता है ठीक है मैं देता हूँ तुमको सूरत की परमिशन, बट यार सूरत में प्रॉब्लम है, सूरत में तो कौन बैठा है? पोर्चुगीज। पोर्चुगीज इतने बदमाश थे, पोर्चुगीज के लिए ये भी कहा जाता है कि एक बार वो अकबर की कोर्ट में भी आ गए थे, अकबर को क्रिश्चियन बनाने। सच बात है, ये आगरा में एक सेंट जेवियर है, गोवा में उनके काफ़ी अभी भी चर्चेस बने हैं, उनके लिए ये बात फेमस है। तो पोर्चुगीज़ के लिए बात फेमस थी कि पोर्चुगीज़ रिलीजन की तरफ बहुत ओरिएंटेड थे। वो लोग एक चीज़ में बिलीव करते थे, 3G, गोल्ड, ग्लोरी और गॉड। मतलब दूसरे देश जाओ गोल्ड जीत के लाओ, ग्लोरी मतलब समझते ही हो तुम लोग, नाम, फेम, और गॉड, गॉड को वहाँ प्रोपोगेट करके आओ जिस भी जगह जाओ। तो जब ये यहाँ पहुँचे तो जहांगीर ने बोला देखो यार ऐसा करते हैं, तुमको सूरत का परमिशन देता हूँ, बट टू फाइट आउट सूरत यू विल हैव टू फाइट हुम? पोर्चुगीज। क्वेश्चन पूछता है, पोर्चुगीज के साथ एक बैटल होता है 1612 में जिसका नाम है बैटल ऑफ सॉली। कब होगा? 1612 में। हारेगा कौन? पोर्चुगीज। क्वेश्चन पूछता है, तो पोर्चुगीज जाएंगे 1961 में, पर गोवा में बस चुपचाप बैठे रहते हैं। 1612 में ही ब्रिटेन उनको ठिकाने लगा देता है कि बेटा मुझसे मत लड़ना, तुम चुपचाप यहाँ बैठो। समझ में आ रहा है? यही क्वेश्चन पूछता है कौन सा बैटल था जिससे पोर्चुगीज फाइनली इंडिया में समेटने लगे थे। 100 साल तो पोर्चुगीज ने ही रूल किया है। और पोर्चुगीज ने रूल क्या किया, एक क्वेश्चन और पूछता है कि इंडिया में पोर्चुगीज ने क्या इंट्रोड्यूस किया है? तो पोटैटो, आलू कौन लेके आया? पोर्चुगीज। टोबैको, पोर्चुगीज। और भी दो चार चीज़ें हैं, इवन पाइन एप्पल, ये सब कौन लेके आया है? पोर्चुगीज। क्योंकि पोर्चुगीज वहाँ ब्राज़ील में भी रूल करते थे, तो ब्राज़ील की चीज़ें वो इंडिया लाते थे, इंडिया की चीज़ें ब्राज़ील ले जाते थे। और दूसरा रीज़न ये भी कहा जाता है कि पोर्चुगल को ब्राज़ील मिल गया था और ब्राज़ील में ज़्यादा रिसोर्सेज थे, तो पोर्चुगीज़ ने इंडिया से ध्यान हटा लिया और ब्राज़ील पे फोकस करने लगे। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे। सीधा क्वेश्चन तुमसे पूछता है कि ब्रिटिशर्स अपनी इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोलते हैं? तो आंसर होगा परमानेंट फैक्ट्री खोलते हैं सूरत में, बट परमानेंट तो यहाँ थी नहीं, ये तो लड़ाई करके जीती है। तो पहली खोलेंगे 1608 में मसूलीपट्टनम। कहाँ पे खोलेंगे? फर्स्ट फैक्ट्री, बट फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री, दोनों क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, क्योंकि जहांगीर ने परमिशन तो दे दी थी, बट यहाँ बैठा कौन था? पोर्चुगीज। तो एक दिन में थोड़ी हरा दोगे, 1 2 3 साल लगाओगे। 1612 में हराया किसको? पोर्चुगीज को। कौन से बैटल में?
बैटल ऑफ सोली। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, पोर्चुगीज का एक, पोर्चुगीज से जो क्वेश्चन आने होते हैं यहाँ से आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और अलग से आता है, हाँ 1600 डेट एक बार चेक कर लेंगे। बॉम्बे किसके अंडर था? पोर्चुगीज के। बट जो इंग्लैंड का राजा था उसकी शादी हुई थी पोर्चुगीज की प्रिंसेस से, कैथरीन। सुनते जाना, डरो नहीं। पोर्चुगीज की रानी थी कैथरीन। कैथरीन की शादी हुई थी इंग्लैंड के राजा से, और दहेज में, डाउरी में, दहेज वहाँ भी चल रहा था, दहेज में पोर्चुगल ने इंग्लैंड को बॉम्बे दे दिया था। सॉरी, क्या, हाँ बॉम्बे। क्या दे दिया था? बॉम्बे। इसीलिए बॉम्बे किसके पास आ गया था? ब्रिटिश के पास। एक ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो अब यहाँ से चैप्टर किसका क्लोज हुआ? पोर्चुगीज का। एडवेंट ऑफ यूरोपियन तो चैप्टर है। अब दूसरे कौन थे? डच के बारे में दो चीज़ें फेमस हैं बस। एक तो डच का ये है कि फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, और दूसरा डच को मारता कौन है? इंग्लैंड। सब आए थे ना, PDEF, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, एक ही को टिकना था। अभी आगे पढ़ेंगे तब ये भी देखेंगे मराठा कैसे किल हुए। तो यूरोप में टिकना एक ही को था। डच को जो फाइनली हराते हैं ये लोग, हराते हैं 1759 में बैटल ऑफ बेदारा में। ये भी पूछता है, बैटल ऑफ बेदारा। बेदारा में कौन फाइनली हारता है? डच। डच भी बाहर हो गए। अब बचा कौन? हाँ, फ्रेंच। हम्म, फ्रेंच में एक तुमसे नाम पूछता है, डुप्लेक्स। फ्रेंच का सबसे एबल कमांडर कौन था? डुप्लेक्स। डुप्लेक्स इसलिए फेमस है, डुप्लेक्स से ही लोगों ने ये जो पॉलिसी सीखी गई है, डिवाइड एंड रूल, ये इंडिया में सबसे पहले कौन लेके आया था? डुप्लेक्स। दो राजाओं की लड़ाई होती थी तो किसी एक राजा का फेवर करने लगा था। इंडिया के राजाओं में लड़ाई होती थी तो एक राजा का फेवर कर देता था, उसकी आर्मी स्ट्रांग हो जाती थी, दूसरे राजा को हरा देता था, अपनी शर्तें मनवा लेता था। इसलिए डुप्लेक्स बहुत फेमस है। कहाँ का था ये? तो इसकी वजह से बोलते हैं कि शायद इंडिया पे आज इंडिया में फुटबॉल खेली जा रही होती। जिस जिस कंट्री में फ्रेंच ने रूल किया वहाँ पे फुटबॉल गेम खेला जाता है, जहाँ जहाँ इंग्लिश रूल किया वहाँ वहाँ क्रिकेट। बस डुप्लेक्स के बारे में ये बोला जाता है, डुप्लेक्स अगर रह जाता है इंडिया में तो हम फ्रेंच बोल रहे होते हैं। बट फ्रांस के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये जो फ्रेंच कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक सरकारी कंपनी थी, तो इसमें डिसीजन बहुत स्लो लिए जाते थे। तो डुप्लेक्स वो चीज़ें कर नहीं पाता था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेती थी, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी थी, और प्राइवेट कंपनी में तेज डिसीजन होगा, सरकारी में साइन चलेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखो, फ्रेंच और ब्रिटेन पूरी दुनिया में लड़ रहे थे। इस टाइम तक सुपर पावर्स फ्रेंच और ब्रिटेन बन गए थे, जो उस टाइम पे पोर्चुगीज और स्पेनिश थे। तो इनकी लड़ाई पूरी दुनिया में चलती थी। आज भी फ्रेंच और ब्रिटिश, इंडिया पाकिस्तान समझ लो, एक दूसरे को नहीं पसंद करते। दोनों का लैंग्वेज कल्चर अलग है, दोनों अपने को सुपीरियर बोलते हैं। इनकी पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी। अब पूरी दुनिया में लड़ाई चल रही थी तो ये इंडिया में भी तो लड़ाई हो रही होगी, है ना? तो इंडिया में 1944 से लेके 63 तक ब्रिटेन और फ्रांस की लड़ाई चली और 3 वॉर हुए। इन 3 वॉर्स को बोलते हैं कर्नाटिक वॉर्स। कर्नाटिक क्यों? इंडिया में जो ये वाला जगह है इसका पहले नाम कर्नाटिक था। यहाँ पे इनके वॉर चलते रहे, ये हैदराबाद वाले रीजन में, और 3 वॉर्स हुए। इसमें एक वॉर 7 साल चला। ये वॉर सबसे ज़्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं 7 ईयर वॉर। ये हुआ 1756 से लेके 63 तक। 3 वॉर्स होंगे ब्रिटेन और फ्रांस। क्वेश्चन पूछता है, ये तीनों वॉर्स का नाम है कर्नाटिक वॉर्स। कर्नाटिक वॉर्स एक जगह है कर्नाटिक नाम की, हैदराबाद। अब होता क्या था इसमें, ये लोग एक राजा की हेल्प करता था, कोई दूसरे की करता था। मतलब हमारे एग्जाम में उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बट इन वॉर्स में होता क्या था,
जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे ताऊ जी का बेटा है, तो फ्रेंच ताऊ जी के बेटे को सपोर्ट कर देंगे और ब्रिटिश मुझको सपोर्ट कर देंगे। 3 वॉर्स होते हैं, उन तीनों वॉर्स को बोलते हैं कर्नाटिक वॉर्स। तुमसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछेगा कर्नाटिक वॉर्स किन के बीच में हुए थे, और ब्रिटेन। फाइनली कौन जीतता है? ब्रिटेन। एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वैंडी वॉश। अब तुम बोलोगे ये वैंडी वॉश और कैसे कैसे नाम है, इंडिया में वॉर हो रहा है। जगह का नाम था बंदवासी, आज भी है, पर ये लोग बंदवासी प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने नाम रख दिया वैंडी वॉश। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर को रविंद्रनाथ टैगोर कर दिया। ये सच है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, उनका लैंग्वेज यही था। तो बंदवासी नाम की जगह आज भी है, पर ये बोल नहीं पाते थे, तो उन्होंने रखा वैंडी वॉश। फाइनली वैंडी वॉश में लड़ाई ख़त्म होती है और फ्रेंच अपनी हार मानती है, और फ्रेंच भी कहाँ किनारे हो लेती है? बाहर। ये क्या कहते हैं फ्रेंच को कि देखो तुम चुपचाप बने रहो और तुम पौंडीचेरी नाम की जगह पे रहो। ये पौंडीचेरी भी इन्होंने आज़ादी के बाद छोड़ा है। जैसे गोवा में पोर्चुगल बैठे थे, पोर्चुगीज की लड़ाई करके उनको ये कह दिया कि ये कोने में बैठे रहो, वो कोना है गोवा। ऐसे ही इन्होंने फ्रांस के साथ किया, फ्रांस से जीता, जीतने के बाद बोले कोने में बैठो जिसका नाम रखेंगे पौंडीचेरी। अब तुम देखो, इन्होंने पोर्चुगीज हम समझ गए, डच में जो पूछता है समझ गए, इंग्लिश तो है ही, अभी पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच को कैसे मारा वो भी समझ गए। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, इसके बाहर क्वेश्चन ही नहीं आता। हिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर कंप्लीट।